आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे होंगे। एक ऐसी अपेक्षा करता हूं क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई भी खूब करते हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आगे आने वाले समय में, ऐसा एक विश्वास भगवान से प्रार्थना करते हुए केवल एक और निवेदन करूंगा, साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए और समझने के बाद यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। आइए, दो चरों के रैखिक समीकरण में हम प्रतिस्थापन विधि से, हमने एक विधि देख लिया है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमने क्या देखा था कि किसी भी एक चर राशि को हम लोग जो है वो कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके जो दूसरी चर राशि प्राप्त होगा उसका मान प्राप्त करेंगे और उसको किसी समीकरण में रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, चलिए इसको अब समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। x + y = 7 और x - y = -1। ठीक है, अब हम एक समीकरण 1 से, समीकरण x क्या कहता है, x + y = 7। मैं इसमें y का वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं किसी का भी वैल्यू निकाल सकता हूं, x का भी निकाल सकता हूं, किंतु मैं अपनी सुविधा के लिए y को निकालता हूं। x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर, ठीक है, जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x - y = -1 और इस y के मान को यहाँ पर रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 - x = -1। अब यहाँ पर ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा तो सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये -x जो है वो +x हो जाएगा = -1। अब x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 7 = -1। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में -7 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x = -1 + 7। आगे क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा, -1 + 7 = कितना हो जाएगा, 6। तो x = हो जाएगा 6/2 = कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू अपने को मिल गया। तो x का जो वैल्यू है, x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं मान। चलिए मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x + y = 7। मैं यहाँ पर x का वैल्यू हमको कितना मिला है, 3, तो x के जगह पर अपन 3 पुट करते हैं, 3 + y = 7। तो y = क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 - 3, y = कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको y का वैल्यू कितना मिल गया, 4 और x का वैल्यू कितना मिल गया, 3। तो x = 3 और y = 4। ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, दो चरों का रैखिक समीकरण जो हमारे पास ये 2 लिखे हुए हैं, इनके हल होंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम अपने समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमने आपको आज बताने का प्रयास किया है। इसमें किसी प्रकार को कोई डाउट्स हैं क्या, कि कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है तो आप एक बार इसका ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद हम आगे समझेंगे। चलिए, अब मैं इस प्रश्न का पुनः सहयोग लूंगा। अब हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदु और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए इस समीकरण को मैं a1x + b1y = c1 लिखता हूं और a2x + b2y = c2 लिखता हूं। दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जो व्यापक रूप है वो इस रूप में मैंने लिखा। अब अभी तक हम जो है वो सीधे सीधे हल निकाल पा रहे हैं, किंतु यदि पूछें कि भाई जो हल है
वो किस प्रवृत्ति का होगा। हल की प्रवृत्ति यदि अपने को ज्ञात करना होगा, किस प्रकृति का होगा ये ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 प्रकार की प्रवृत्ति हमको ध्यान में रखना है। पहला, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि हमको प्राप्त होता है, तो हम ये कहेंगे जो हमको इस समीकरण को हल करने से जो उत्तर प्राप्त होने वाला है वह अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल कहने से तात्पर्य क्या है कि जो आपको जो मान मिलने वाले हैं वो दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? सबको ध्यान में आ रहा है क्या? आप सबको ध्यान में आ रहा है क्या जो बता रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए अब अगला प्रतिबंध ये है a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर हो, किंतु c1/c2 बराबर न हो, तो ऐसी स्थिति में हमको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जो प्रतिबंध है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और c1/c2 भी इक्वल होगा, अर्थात ये तीनों इक्वल होंगे, तो ऐसी स्थिति में अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि ग्राफ की सहायता से हम कैसे समझेंगे इसको। तो अद्वितीय हल जो है भाई ये सरल रेखा को व्यक्त करते हैं, इसलिए अद्वितीय हल में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेंगी और वही प्रतिच्छेद बिंदु इस समीकरण का, ये जो मान लो कोई समीकरण है, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही अद्वितीय हल कहलाता है। अगर कोई हल ना हो, ऐसी स्थिति अगर आती है, वैसे कोई समीकरण लिखे हुए हो, कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अर्थात यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगी नहीं तो उसका हल प्राप्त होगा नहीं। और ऐसा संभव कब है? जब दो रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो हमको मालूम है वे दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा, अंततः अनेक हल होने वाली जो बात है वह कब? उसका प्रत्येक मान जो है वो उत्तर होने वाला है, अर्थात पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी स्थित है, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। इसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही स्थित है तो ये संपाती रेखाएं हैं, तब इसका प्रत्येक बिंदु जो है वो हल होने वाला है, इसलिए अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये 3 स्थितियों को हमको समझना है। चलिए एक उदाहरण जो हमारे सामने लिखा हुआ है उसी की सहायता से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर इस समीकरण का ही हम उपयोग करते हैं, चूंकि हमने इससे पहले इसका हल प्राप्त किया है। तो a1 का मान कितना हो गया? 1 x के साथ है, और a2 का मान हमारे पास हो गया 1। b1 का जो मान है वो है हमारे पास 1, और b2 का जो मान है वो है हमारे पास -1, और c1 का वैल्यू है 7, और C2 का जो वैल्यू है वो है -1। अब इन तीनों प्रतिबंधों में कौन सा प्रतिबंध पालन हो रहा है इसको समझते हैं। तो पहला ही प्रतिबंध अपने को देखने को मिलता है कि a1/a2 का वैल्यू निकालिए, a1/a2 इज इक्वल टू 1/1, और b1/b2 निकालिए इज इक्वल टू 1/-1। ये दोनों बराबर है क्या? दीज टू पॉइंट्स आर नॉट इक्वल, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसलिए हमको प्रतिबंध कौन सा प्राप्त हुआ है? अद्वितीय हल का प्रतिबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए ऐसा होता, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, और यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इस प्रतिबंध के हिसाब से, तो ये जो मान प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर a1/a2 का मान कितना होगा? 2/2 मतलब 1/1। b1/b2 का वैल्यू कितना मिलेगा? ये भी
4/4 मतलब 1/1। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गया, किंतु C1/C2 इक्वल है क्या? नहीं है। इस कारण से ये हमारा दूसरा प्रतिबंध लागू हो जाता, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो कोई हल नहीं है, हम ऐसा बोल सकते थे। अब इसी में अगर मान लीजिए हमको तीसरा प्रतिबंध समझना है तो 7/, और मैं यहां पर 7 लिख देता हूं। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, 7/7 ये भी 1 हो गया, 4/4 ये भी 1 हो गया, और 2/2 ये भी 1 ही हो गया। तो इस प्रकार से ये हमको प्रतिबंध कौन सा प्राप्त हो जा रहा है, तीसरा प्रतिबंध प्राप्त हो जा रहा है। तो हम ये तीनों प्रतिबंधों को और जो है वो समझ लेंगे, और अभी सामान्य तौर पे हमको इस प्रकार के प्रश्नों को अधिक हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगभग हमारे पूरे पाठ्यक्रम में मिलेंगे। एक प्रश्न मैं अपने स्वेच्छा से यहाँ लिखता हूँ, और प्रतिबंध को चेक करके आप देखेंगे कि क्या उत्तर आता है। चलिए अब इसको उत्तर बताइए कितना आएगा, फटाक से हल कीजिए। हल हो गया। इन तीनों में से जो प्रतिबंध प्राप्त हुआ है इसको समझिए, ठीक है। एक और प्रश्न देता हूं आपको। अब अपने हल प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है पहले वाले जो प्रश्न में मैंने आपको ये उत्तर प्राप्त हुआ होगा, अगले वाले प्रश्न में ये उत्तर प्राप्त हुआ। आप अपने जो प्राप्त उत्तर है उसको कमेंट में जरूर लिखिए, और कमेंट में लिखकर मुझको बताने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो इसका खूब अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करते हुए अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिए। केवल इतना ही निवेदन करते हुए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह।